तो भाई इंटरनेशनल ट्रेड इज द नेम ऑफ द यूनिट। पहले ये नाम से बुक्स में हुआ करती थी, लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगने लग गया तो नंबर ऑफ चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए। तो ये जो स्टार्टिंग का कंटेंट हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आज हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ये कंटेंट आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात सबको क्लियर हो गई कि क्यों इंटरनेशनल ट्रेड होता है। बेसिकली इसलिए होता है बच्चों कि हमने जो चीजें दूसरी कंट्रीज से खरीदनी है वो इसलिए खरीदनी है, ईदर दे आर नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री, और इफ दे आर अवेलेबल एट अ वेरी हाई प्राइस। एंड दोज थिंग्स व्हिच वी सेल टू अदर कंट्रीज, व्हाई डू वी सेल? बिकॉज ईदर दे आर नॉट अवेलेबल इन देयर कंट्री और दे आर अवेलेबल बट द प्राइस इज वेरी हाई। तो या तो है नहीं या तो महंगा है, इसीलिए खरीद लेते हैं और इसीलिए बेच देते हैं। और सेटलमेंट करने के लिए जो मुद्रा इस्तेमाल होती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फॉरेक्स। तो हमारे लिए इंडियन रुपी छोड़ के सब कुछ फॉरेक्स है। अमेरिकन के लिए अमेरिकन डॉलर छोड़ के सब कुछ फॉरेक्स है। डॉलर सिर्फ अमेरिका में नहीं चलता, बहुत देशों में चलता है। इज दैट क्लियर? रुपी भी सिर्फ इंडिया में नहीं चलता, पाकिस्तानी रुपया भी होता है, नेपाली रुपया भी होता है। फाइन। तो इंडियन रुपी को छोड़ के इंडिया में सारी करेंसी क्या बोली जाएगी बच्चों? फॉरेक्स बोली जाएगी। समझ में आ गया? अपना नाम फॉरेक्स मत रख लीजिएगा, जब पापा मम्मी कभी आपको डांटे पढ़ लो नहीं तो बेचाएंगे जाके तुमको। इज दैट अच्छा मैं फॉरेक्स हो गया। चलिए, कैसे एक्सचेंज चलता है? एंशियंट टाइम्स में बच्चों कमोडिटीज को लिया जाता था, फिर कमोडिटी की वैल्यू को ले लिया गया और यहां पे एक थ्योरी बनाई गई। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द थ्योरी? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसमें जरा भी आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा और इससे कोई खास टेस्टिंग भी आपको नहीं होने वाली, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का सिलेबस है, बट इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था। फिर हमने क्वालिटी ग्राउंड्स पे कमोडिटीज को छोड़ा और किसको बेस बना लिया? गोल्ड को। कि भाई इंडिया में गोल्ड अगर 42,000 का है और यूएस में $600 का है 10 ग्राम, तो हमारे यहाँ 10 ग्राम खरीदने के लिए 42,000 रुपए चाहिए और यूएस में 10 ग्राम खरीदने के लिए $600। तो हमारे 42,000 रुपी की हैसियत उनके $600 के बराबर है। तो हमारे 70 रुपी की हैसियत उनके $1 के बराबर है। सबको याद आ रहा होगा, पढ़ा था काफी दिन पहले हमने, भूले तो नहीं ना? चलिए, उसके बाद ये सोचा गया कि भाई गोल्ड की भी डिमांड एंड सप्लाई को लेकर बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जिस दिन हमने इस थ्योरी को अबैंडन किया, मान लेते हैं बच्चों उस दिन हमारा एक्सचेंज रेट यूएस के साथ 80 रुपी इक्वल्स टू $1 था। और अब जो नई थ्योरी चलेगी दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो जब जब इंडियंस को डॉलर्स की नीड होगी, डिमांड होगी, यूएस इसका सो कॉल्ड इलेजिटिमेट एडवांटेज उठाएगा, नाजायज फायदा उठाएगा, और 80 रुपए का डॉलर हो सकता है हमको 84 में चिपकाए। जब ढेर सारे अमेरिकन अपने पापों को धुलने के लिए प्रयागराज सिटी आएंगे और वो कुंभ मेले में संगम में स्नान करना चाहेंगे, तो वो बच्चों कौन सी करेंसी लेकर आएंगे? डॉलर। कल तक हमारा आरबीआई 87 रुपीज में डॉलर्स एक्सचेंज कर रहा था, 87। और पिछले 3 महीनों में बच्चों यूएस से इंडिया $1 लाख रुपया आ चुका है। कितना आ चुका है? $1 लाख। आरबीआई ने मान लीजिए 87 रुपीज के रेट से इन लोगों को एक्सचेंज किया डॉलर। तो $1 लाख जब इंडिया में आए तो रुपी में ये पैसा कितना हो गया बच्चों? 87 लाख। हमारे आरबीआई को थोड़ी सी कुछ समस्या महसूस हुई। सर क्या समस्या महसूस हुई? आरबीआई की इकोनॉमिस्ट टीम ने बोला कि अब कोई भी अगर इंडिया यूएस से आता है डॉलर लेकर, डेफिनेटली आप उसको रुपी में कन्वर्ट करें, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट थोड़ा सा ध्यान दें, आप कृपया करके डॉलर के बदले 87 रुपीज ना दें। आरबीआई की टीम ने पूछा भाई क्यों आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? हम जितना ज्यादा पैसा अमेरिकन को देंगे उतने ज्यादा अमेरिकन इंडिया अट्रैक्ट होंगे। आरबीआई की रिसर्च टीम बोल रही है मैक्सिमम जो आप डॉलर के लिए अमेरिकन को पे करिएगा, सी टू इट कि वो 72 रुपीज से ज्यादा का ना हो। आरबीआई रिसर्च टीम ने बोला अच्छा ठीक है। मैंने कहा ऐसे कैसे ठीक है, पहले समझाओ पूरा मेरे को। तो आरबीआई रिसर्च टीम ने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 22,000 करोड़ INR मार्केट में सर्कुलेशन में है, जिसे आप क्या बोलते हैं बच्चों? M1 मनी सप्लाई। बेसिकली पिछले 3 महीने में
इन $1,00,000 के वजह से मार्केट में कितना INR और फ्लोट हो गया? 87 लाख। जब तक मार्केट में 22,000 करोड़ रुपए थे, मार्केट में पूरी तरह से स्टेबिलिटी थी चल रहे। स्टेबिलिटी मतलब सर, जितना लोगों को सामान चाहिए उतना लोगों के पास पैसा था। अगर मार्केट में सामान कम है बट लोगों के पास पैसे बहुत ढेर सारे हैं, तो पीपल वुड बी विलिंग टू गिव मोर मनी फॉर सेम गुड्स। एक फिनोमेना आ जाएगा बच्चों, और इसे क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे। खोपड़े में बात गई चलन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट? इन्फ्लेशन। बट अगर कंट्री में गुड्स हैं ढेर सारे बट बायर्स है ही नहीं, तो सेलर को बेचारे को सस्ते में सामान बेचना पड़ेगा, एंड द फिनोमेना इज व्हाट? डिफ्लेशन। तो जब तक कंट्री में 22,000 करोड़ की करेंसी थी, कंट्री में बढ़िया स्टेबिलिटी चल रही थी, ना कोई इन्फ्लेशन था ना कोई डिफ्लेशन। लोगों के पास पैसे थे, उतने ही बाजार में गुड्स थे, तो ना कोई महंगा खरीद रहा था ना कोई सस्ता बेच रहा था। जब ये अमेरिकन इंडिया आ गए कंट्री में बच्चों, इन्होंने डॉलर्स दिए 1,00,000। आरबीआई ने नए नोट जो छापे थे वो 87 रुपीस के हिसाब से एक एक डॉलर के बदले में पेमेंट कर दिया। तो व्हाट हैपेंड टू द मनी सप्लाई इन इंडिया चिल्ड्रन? इंक्रीजेस। पहले मनी सप्लाई 22,000 करोड़ की थी, अब 22,87 लाख करोड़ हो गई। अब मनी सप्लाई जब बढ़ी तो व्हाट हैपेंड टू द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया? आंसर चिल्ड्रन, डिमांड बढ़ गई। और अगर मार्केट में शॉर्टेज है तो देश में क्या आ गया? इन्फ्लेशन। आए मनूस अमेरिकन इंडिया, मर गया हिंदुस्तानी बेचारा, सामान महंगा हो गया। दुकानदार के सामने एक अमेरिकन खड़ा है, एक इंडियन खड़ा है। अमेरिकन ज्यादा पैसा देने को तैयार है, व्हाट दैट शॉपकीपर वुड डू? वो अमेरिकन को सेल करेगा, इंडियन को सेल नहीं करेगा। आरबीआई ने कहा भैया ये प्रॉब्लम आ गई है, मतलब उनकी इकोनॉमिस्ट टीम ने। तो उन्होंने कहा ठीक है, 72 रुपीस करने में क्या ये प्रॉब्लम हट जाएगी? बिल्कुल। पहले जो अमेरिकन $1,000 इंडिया लेके आता था, उसको जब हम 87 के रेट से कन्वर्जन देते थे तो इंडिया में 87,000 रुपीज होता था। बढ़िया 2 महीना वो हिंदुस्तान घूम लेता था। आज वो बच्चों हिंदुस्तान 72,000 रुपीज में 2 महीने नहीं घूम पाएगा। तो अब काफी लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे इंडिया आने से। आई रिपीट, काफी लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि अब उनके पैसे कम कन्वर्ट हो रहे हैं। बट सर ये जब वैल्यू गिर गई तो यहां पे इंपोर्टर्स की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो हमारा इंपोर्ट बच्चों बढ़ जाएगा कि नहीं? क्योंकि भाई पहले हर $1 का सामान हिंदुस्तानी बायर को 87 रुपीस का पड़ता था, अब सिर्फ 72 का पड़ेगा, तो इंपोर्ट्स वुड इंक्रीज। तो सर इंपोर्ट बढ़ेगा तो कंट्री को और समस्या आ जाएगी। उसके लिए हथकंडा है हमारे पास, हम फिक्स कर देंगे बच्चों कोटा कि इससे ज्यादा अमाउंट के गुड्स एक पर्टिकुलर इंपोर्टर अपने इंपोर्ट लाइसेंस पे खरीद ही नहीं पाएगा। सर वो दलित मान ही नहीं रहा है। हम सो कॉल्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी की तरह, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी होती है, उसको बढ़ा देंगे, सामान अपने आप महंगा हो जाएगा। तो जो डॉलर प्राइस गिरने से लोग ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, वो इन दोनों हरकतों से कंट्रोल हो जाएगा। और आरबीआई के रिसर्च टीम ने बोला आने वाले 8-9 महीने बाद भी, साल भर बाद भी, इंडियंस आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग यूएस। तो आपके पास ये जो $1,00,000 पड़े हुए हैं ना बच्चों, ये है ₹2 किलो वाली रद्दी। क्या है ये? ₹2 किलो वाली रद्दी। तो कृपया करके आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करें। समझ में आई बात बच्चों? तो न्यू थ्योरी इस हिसाब से चलती है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए, तो ये थ्योरीज आपने पढ़ लिए बच्चों और ये टर्म्स भी आपको क्लियर है। जब भी डॉलर महंगा हो जाए तो सो कॉल्ड उसे क्या बोला जाता है? डेप्रीसिएशन। गवर्नमेंट अगर जानबूझ के ये काम कराए तो डिवैल्यूएशन। तो सर अगर 75 था और हम 78 करवा देंगे जो बिडेन साहब को बोलकर, तो जो बिडेन साहब बोलेंगे अरे मोदी जी अगर आपने प्राइस बढ़वा दिया तो हमारा सामान इंडिया में बिकना बंद हो जाएगा क्योंकि लोगों को महंगा पड़ेगा खरीदना, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, लेट द इलेक्शन गेट ओवर, हम इसको सही करवा देंगे, सामान बिकने लग जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जो बिडेन साहब बोलेंगे हम आपकी बात क्यों माने? क्योंकि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे और मैं नहीं जीता,
जो दूसरी पार्टी आएगी वो तो आपके साथ बिजनेस रिलेशन ही नहीं रखेगी। तो कह रहे ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक्सपोर्टर्स ज्यादा से ज्यादा चीजें यूएस बेचेंगे, समझ में आ गया, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो बच्चों डिवैल्यूएशन अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छी बात है। सर अगर ये 78 से बढ़ के 178 हो गया तो इतना ज्यादा, अगर तुरंत बढ़ गया, 10 साल में बढ़ा तो प्रॉब्लम नहीं है, बट तुरंत बढ़ गया तो काफी इंडियन बिजनेसमैन, काफी इंडियन प्रोफेशनल्स इंडिया छोड़ के कहां भाग जाएंगे? यूएस। उनको वहां ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो कंट्री का नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो शॉर्टर पीरियड में बहुत ज्यादा इंक्रीज अच्छी बात नहीं है। कंट्री में पहले $75 का था, अब कितने का हो गया? 72। तो अब यूएस से लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे बट एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो दिस इज एन ऑटोमेटिक मेजर। तो अप्रिसिएशन मैनुअली कराया गया तो रीवैल्यूएशन। बातें याद है सबको? चलिए जवाब देते रहे, सोते ना रहे। और इस पूरी कहानी का हिसाब किताब एक अकाउंट में मेंटेन करते हैं बच्चों, जिसे क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। चिल्ड्रन इन दोनों को एक बॉक्स ब्रैकेट में कवर कर लीजिए। मैंने अलग अलग जानबूझ के किया था समझाने के लिए, बट आपको आपके सिलेबस के हिसाब से इन दोनों आइटम्स को इनविजिबल्स बोलते हैं। खोपड़े में बात, ये दोनों को इनविजिबल्स बोलते हैं। सो जिस पार्ट में बच्चों रेकरिंग एक्टिविटीज रिकॉर्ड होंगी, वी विल कॉल दैट पार्ट एज कौन सा अकाउंट? स्पीकअप स्पीकअप स्पीकअप, करंट अकाउंट। और जहां पे कभी खुशी कभी गम कभी कभी वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का मतलब जब आप अपनी असेट बेचेंगे बच्चों तो पैसे आएंगे, जायदाद बेच दी, सारे सुलभ कॉम्प्लेक्स पुट्टी पुटीन को बेच दिए, वो रशिया के ना व्लादिमीर पुटिन, उनको बेच दिए, या आपने लोन लिया तो पैसा आएगा। सिमिलरली अगर आपने पेंटागन खरीद लिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खरीद लिया, व्हाइट हाउस खरीद लिया, असेट आपकी बढ़ गई एंड मनी विल गो आउट। या आपने किसी को मनी सो कॉल्ड लेंड कर दिया, चिल्ड्रन आई रिपीट मनी लेंड कर दिया, तो भी आपकी जायदाद बढ़ गई, कोई आपका सो कॉल्ड देनदार है, या आपने अपनी लायबिलिटी को पे बैक कर दिया। इन कंडीशंस के हिसाब से ये सारी बातें जो नॉन रेकरिंग होती हैं, दे अपीयर इन विच पार्ट चिल्ड्रन? कैपिटल अकाउंट। बातें याद आ गई बच्चों? चलिए, और अगर हमारा एक्सपोर्ट से आने वाला पैसा और इंपोर्ट से जाने वाला पैसा बराबर है, वी कॉल दैट फिनोमेना एज व्हाट? इक्विलिब्रियम। रियलिटी में कभी बच्चों ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा क्या होगा बच्चों? या तो एक्सपोर्ट ज्यादा एंड इंपोर्ट कम, वी कॉल इट एज सरप्लस, और चिल्ड्रन वी कॉल इट एज फेवरेबल। या आपके इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम, we call it as a deficit or we call it as what children? Unfavorable. तो अगर आपका सरप्लस है, पैसे आए ज्यादा है और गए कम, क्या बड़ा चिंता का विषय है? नो। ज्यादा चिंता का विषय कब है? जब आए कम पैसे और गए ज्यादा। इसे बोलते हैं बैडमैन, बैड डिसइक्विलिब्रियम। तो आपको बैड डिसइक्विलिब्रियम ठीक करना है, गुड डिसइक्विलिब्रियम की टेंशन नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों? क्लियरली अंडरस्टूड? तो किस वजह से हमारा बैड डिसइक्विलिब्रियम होता है? इट्स हेयर चिल्ड्रन, पढ़ चुके हैं एक बार, फॉर्मली नहीं पढ़ा था, इनफॉर्मली पढ़ा था। और कैसे इसकी की जाएगी मरम्मत? तो अगर आपको सो कॉल्ड चोट लग गई, गाड़ी से फिसल गए, तो डॉक्टर के पास जाके मरम्मत कराएंगे ना, वैसे इसकी भी मरम्मत होती है। सारी बातें रिवाइंड होके आ गई दिमाग में, जो जो पढ़ा था समझ में आ गया? चलिए बच्चों, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। सो अल्टीमेटली व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक विचारधारा सबके अंदर आ चुकी है। लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन। सो लॉजिक ये बोलता है कि भाई गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर बिकमिंग वेरी लिबरल। किसी जमाने में तो अमेरिका की एंट्री ईरान इराक में बच्चों अलाउड ही नहीं थी। आई रिपीट, अमेरिका की एंट्री ईरान इराक में अलाउड ही नहीं थी। उनको लगता था ये पता नहीं किस तरह का फैशन यहाँ पे ले आएंगे, हमारा पूरा जीन या पूरी जो हमारी सो कॉल्ड जनरेशन है बर्बाद हो जाएगी। बट अब ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर वो चीज जो हमारे यहाँ अनअवेलेबल है या कॉस्टली अवेलेबल है, हम उसे इंपोर्ट करते हैं। जो चीज किसी दूसरे देश में अनअवेलेबल है
या कॉस्टली अवेलेबल है, हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन चिल्ड्रन, इंसान चाहता है कि मैं अपनी सर्विसेज बाहर वालों को भी दूं, बाहर वाले भी चाहते हैं कि हम अपनी सर्विसेज किसी दूसरे को दें, ताकि दोनों इस एक्टिविटी से प्रॉफिट मेंटेन कर पाए। समझ में आ गई बात बच्चों? झटपट ये 2 लाइनें लिख लें फास्ट। चलिए बच्चों, सो ये दीवार पे बैठा दीवार फाड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या बच्चों कोई भी कंट्री पूरे दुनिया में ऐसी है जो सुपर सेल्फ सफिशिएंट हो? हाँ सर, चाइना तो है, अपना सूरज चांद सब है, सितारे तो नहीं है ना, सितारे हमारे पास हैं। कहाँ पे हमारे पास है वो तारे, जमीन से तारे। जोक सपाट, क्या कोई भी कंट्री चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड ऐसी है जो सेल्फ सफिशिएंट हो? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी कंट्री दुनिया की ऐसी है ही नहीं। कुछ ना कुछ चीजों के लिए उनको दूसरे पे डिपेंड होना ही पड़ेगा। अब जैसे चाइना के सामने क्या खतरा मंडरा रहा है, उनको लग रहा है कि इंडिया इज एस्टैब्लिशिंग गुड रिलेशंस विद द गल्फ, गुड रिलेशंस विद रशिया, गुड रिलेशंस विद यूएस। कहीं यूएस ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को इंडिया में भेज दिया और हमारे ऊपर अटैक करवा दिया तो हम तो निपट जाएंगे। तो इसीलिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो नेपाल तिब्बत वगैरह को सपोर्ट करते हैं, श्रीलंका को सपोर्ट करते हैं, इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान में वो सीपेक बनाया हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ताकि उनके गुड्स पाकिस्तान के बीच से होते हुए अफ्रीकन कंट्रीज में आराम से पहुंच जाएं। बट वो एक बहाना है, बेसिकली घेराबंदी करने के लिए वो सारा काम करते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो आप बोल सकते हैं कि वो भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, कहीं ना कहीं उनको भी सिक्योरिटी की चिंता सता रही है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? सब नेबर उन्हीं के सपोर्ट में, जैसे वो अलजेब्रा में होता है ना, माइनस माइनस प्लस, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। गॉट इट क्लियर? तो इसलिए उनके सपोर्ट में है। हम भी श्रीलंका से दोस्ती अच्छी रखना चाहते हैं, बट सारा बेड़ा गर्क कर दिया इंदिरा गांधी जी ने। क्योंकि श्रीलंका जब सो कॉल्ड जूझ रहा था कुछ समस्याओं से, तो वहां पे जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज लोगों को ठीक ठाक नजर आए, तो बच्चों इंडिया के जो तमिलनाडु के लोग थे, जिनको इंडियन तमिलियंस बोलते हैं, उन्होंने श्रीलंका में इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट किया। और ये बात श्रीलंका के तमिल लोगों को पसंद नहीं थी। गॉट इट क्लियर? और वहां पे भी सो कॉल्ड पाकिस्तान चाहता था अपने पैर जमाना। सो जो उस जमाने की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोचा कि भाई चलो हम श्रीलंका को आजाद करवा दें। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉलिटिकल साइंस? ज्ञान थोड़ा कम है, ज्यादा नहीं है, जितना उतना बता रहा हूं। तो इंदिरा गांधी जी ने वहां की गवर्नमेंट को बोला कि हम अपनी फोर्सेस को आपके यहां से भेजेंगे और आपकी जो इंटरनल म्यूटनी वगैरह चलती रहती है उसको कंट्रोल करेंगे। तो कुछ वैसा ही जैसे पाकिस्तान आईएसआईएस की मदद लेता है, आईएसआई की मदद लेता है और इंडिया पे अटैक कराता है। तो इंदिरा गांधी जी ने तो हेल्प की थी बेसिकली, बट दूसरी कंट्री में किसी की भी फोर्स आएगी तो वो हेल्प उनको मंजूर नहीं है। खोपड़े में बात गई? जैसे आपकी छोटे भाई के साथ लड़ाई हो गई या बहन के साथ, और वो छोटी बहन पड़ोस की दीदी बुला के ले आई और वो आपको हड़का रही है, तो आप अपने भाई बहन से तो बाद में समझ लेंगे, दुश्मनी किससे हो जाएगी? वो दीदी से। जब कल को उन दीदी की शादी होगी, आप उनका मंगलसूत्र चुरा लेंगे, करो बेटा शादी अब जाके, मेरे को परेशान किए थे ना। इज दैट क्लियर? या उनका लहंगा जला देंगे आप जाके। तो वैसे ही, तो उस समय की जो गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, या श्रीलंका के जो अंदर के लोग थे, उनको ये बात पसंद नहीं थी। तो उस समय ग्रुप बना श्रीलंका में LTTE के नाम में, लिट्टे आतंकवादी के नाम से। तो उन्हीं के जो वो भास्करन थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के बेटे राजीव गांधी जी को सो कॉल ह्यूमन बॉम्ब से उड़वा दिया। समझ में आ गया? तो अब श्रीलंका से हमारे रिलेशन उतने अच्छे हैं नहीं, और एक बार पहले भी पंगा कर चुके हैं राम जी, तो दो दो दुश्मनियां उनसे हो चुकी हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और नेपाल हमको वहां पे कुछ ठीक ठाक लगता ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत हमारी दोस्ती थी वो डिमोनेटाइजेशन के बाद बर्बाद हो गई पूरी की पूरी, क्योंकि उनके पास पुराने हमारे 500 और 1000 के नोट पड़े हैं जो हम एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं हमारे देश में तो मनी सप्लाई बढ़ गई थी, जैसे मैंने डॉलर वाला एग्जांपल दिया था, तो इसलिए उनसे भी दोस्ती छूट गई, इनसे भी छूट गई। तो मोदी जी कह रहे हैं अगल बगल तो बर्बाद है। मेरे को फोन किया मैंने, गल्फ जाइए, रशिया जाइए, यूएस जाइए, कनाडा जाइए, वहां दोस्ती करके आइए। वहां जाके क्या करेंगे, अगल बगल ही सब जगह। नहीं तो वो अगल बगल है, हिंदी मूवी देखते क्या लोग भाई? मान लीजिए करीना कपूर जी किसी ने गन ऐसे लगा दी, तो पीछे से हीरो चला था उसको गन लगाने के लिए, तो ये अगल बगल है, उनके पीछे और बगल बगल है। समझ में आ गया? तो हम और पांव दूर तक फैला रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? चले आगे। तो एवरी कंट्री इंपोर्ट गुड्स दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन देयर ओन कंट्री, और इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बट द कॉस्ट इज वेरी हाई। जैसे मान लीजिए चाइना वालों को पान खाने का शौक हुआ, अब पान तो हमारे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से ही जाएगा, चाइना में तो पान
आएगा ही आएगा, छोटा छोटा पान आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बातें? चलते हैं आगे। सो बच्चों, जब इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो पैसे आते हैं कि जाते हैं? वेरी गुड, तो पैसे आएंगे। खोपड़े में बात गई चलन? खोपड़े में बात गई। चलिए, सो इन दीज केसेस मनी विल कम इन। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल चलन? और जब हम इंपोर्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? मनी विल गो आउट। खोपड़े में बात गई। जो हरकतें आप रोज रोज की करेंगे उन्हें आप कहां पे रिकॉर्ड करते हैं चिल्ड्रन? करंट अकाउंट में। और जो आपकी कभी कभी की हरकतें होंगी चिल्ड्रन, दैट विल अपीयर वेयर? इन कैपिटल अकाउंट। तो आई वांट एवरीबॉडी टू पुट दिस नोट इन देयर कॉपी चिल्ड्रन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। You can export goods to them. You can import goods from them, children. You can export services from India to other countries. You can import services in India from other countries. कुछ लोग आपको so called बोलेंगे हमारे देश में पैसा लगाओ, तो आपको उनसे इनकम मिलेगी। आपने किसी कंट्री की कंपनीज के शेयर्स वगैरह में पैसा लगा दिया, वैसे ही जब वो लोग आपकी कंट्री की कंपनीज में पैसे लगाएंगे चिल्ड्रन, तो आपको उन्हें इनकम देनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ चंदा और डोनेशन आपको मिलेगा, इट इज यूनिलेटरल रिसिप्ट्स, और कुछ आपको देना भी पड़ेगा ताकि कॉर्डियल रिलेशंस गरीब देशों के साथ भी आपके ठीक ठाक बने रहें। दैट इज नोन एज यूनिलेटरल पेमेंट्स। इतनी बातें सबको समझ में आ गई बच्चों? चिल्ड्रन, इतनी बातें सबको समझ में आ गई? चलिए, तो टेक एन एग्जाम्पल कि इन सब का टोटल और इन सब का टोटल आपने किया बच्चों। द टोटल ऑफ ऑल दिस एंड द टोटल ऑफ ऑल दिस साउंड्स टू बी हाउ मच? लेट अस से ये है 12,000 करोड़ और ये है बच्चों 9,000 करोड़। सो आपकी कंट्री में इनफ्लो हुआ 12,000 करोड़ का और आउटफ्लो हुआ 9,000 करोड़ का। डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? कुछ भी नहीं आ रहा। सोते हुए छोड़ के जो जगह वो जवाब दे दें। 3,000 करोड़। वेरी गुड। इस 3,000 करोड़ को सर हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बच्चों बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। और इनके अंदर भी चीजें अभी उनको भी कुछ बोलेंगे, बट पहले थोड़ा सा ब्रॉड समझ लीजिए, फिर नैरो पे चलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमने अपनी कंट्री के लिए विदेश में असेट खरीदी, सॉरी चिल्ड्रन, अपनी असेट्स हमने विदेशियों को बेची या हमने अपनी असेट्स विदेश में खरीदी। तो अगर इंडिया ट्विन टावर्स खरीद ले बच्चों, तो इंडिया की असेट इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। और अगर अपने सुलभ कॉम्प्लेक्स बेच दें जोट बिडेन साहब को, तो अपनी असेट डिक्रीज होगी। पैसे कब आएंगे? जब असेट बेचेंगे या असेट खरीदेंगे? बेचेंगे तो पैसे आएंगे और खरीदेंगे तो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हालत थोड़ी सी इंडिया की नाजुक थी, पैसे का प्रॉब्लम था। हमने कहा चलो बोरो कर लेते हैं। बोरो करेंगे तो इट इज एन ऑब्लिगेशन, जिसको कमर्शियल लैंग्वेज में लायबिलिटी बोलते हैं। तो जब बच्चों बोरो करेंगे तो आपका ऑब्लिगेशन बढ़ेगा। कुछ कनाडा से लोन्स लिए थे, समय आ गया है उनको वापस करने का, तो मनी विल गो आउट चिल्ड्रन और मनी विल कम इन। गो आउट। और जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं वो कम हो जाएंगे कि बढ़ जाएंगे? कम हो जाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? चलिए, हमने मान लीजिए बच्चों यहां पे आपसे पूछा कि 12,000 करोड़ कंट्री में आया और 9,000 गया। नेट डिफरेंस रोजमर्रा के जीवन में कितना बच गया बच्चों? 3,000। नाम क्या होगा इसका? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। फिर से एक बार और, 12,000 आया और 9 गया। मोर इज रिसीव्ड और मोर इज पेड? More is received. So children, it sounds to be a surplus or a deficit? Surplus. पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? पक्का? चलिए, आपने बच्चों 1,000 करोड़ रुपए के सुलभ कॉम्प्लेक्सेस इंडिया में जो बिडेन साहब को बेच दिए, मनी विल कम इन। और 7,000 करोड़
रुपए की बोरोइंग कर ली कनाडा से थ्रू वर्ल्ड बैंक, मनी विल फ्लो आउट और कम इन, फ्लो आउट, कम इन, इट विल बी एन ऑब्लिगेशन। बात की बात है, आज की बात करिए, समझ में आ गया? मनी विल कम इन और गो आउट, मनी विल कम इन। तो ऊपर लिखे हुए आइटम्स में और इन आइटम्स में सर फर्क क्या है? ये वाले जो आइटम्स हैं बच्चों, ये कभी कभी वाले हैं, हमेशा वाले नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे, चलिए। आपने पेंटागन खरीद लिया, ट्विन टावर्स खरीद लिए, 3,000 करोड़ रुपए पे करने हैं आपको, मनी विल गो आउट और कम इन, चलो गो आउट। लोन दिया था किसी देश को, उसने सॉरी लिया था किसी देश से, आज उनको 2,000 करोड़ रुपए हमने दे दिया, तो हमारी जिम्मेदारी कम, ऑब्लिगेशन कम, लायबिलिटी कम। तो बताइए ध्यान से, 3,000 एंड 2,000 मिला के इट इज हाउ मच चिल्ड्रन? 5,000। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि आपके पास यहां पे भी बच्चों 8,000 करोड़ आया है और 5,000 करोड़ गया है। कितना बचा आपको चिल्ड्रन? सर कोइंसिडेंस? हाँ, ये कोइंसिडेंस ही है। ये भी चिल्ड्रन सरप्लस है कि डेफिसिट है? सरप्लस। इसे सर क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। इज इट विजिबल वेल टू एवरीबॉडी चिल्ड्रन? पक्का विजिबल वेल चिल्ड्रन? चलिए, सो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब पूरा मिक्सचर एक साथ तैयार करते हैं। व्हाट इज 12 प्लस 8 चिल्ड्रन? 20 व्हाट रुपीज? 20,000। फिर से बोलिए, 12 प्लस 8 इज व्हाट चिल्ड्रन? 20,000। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि आपके पास कुल कितने पैसे आए चिल्ड्रन? 20,000। और क्रेडिट साइड में, सॉरी आउटफ्लो की साइड में चिल्ड्रन 9, 3 एंड 2 कितने पैसे गए बच्चों? 14,000। तो 20,000 करोड़ का इनफ्लो है चिल्ड्रन एंड 14,000 करोड़ का आउटफ्लो है। फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? 6,000 प्लस। सर इसे क्या बोलेंगे? जो हमारे चैप्टर का नाम है, हम इसे वही बोलेंगे, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों। ये सारा डेटा डॉलर्स में था, तो ये 6,000 करोड़ डॉलर का इंडिया में सरप्लस है बच्चों या शॉर्टफॉल है? सरप्लस है। डॉलर तो देश में चलता नहीं है, तो हम इस 6,000 करोड़ को किसी कंट्री को क्या करेंगे बच्चों? लेंड कर देंगे। क्या करेंगे? लेंड कर देंगे। सर अगर उल्टा होता तो 20,000 करोड़ गया होता और 14,000 आया होता, तब ये सरप्लस की जगह डेफिसिट होता। फुलफिल करने के लिए कहीं से हम पैसा बोरो करके लाते हैं। समझ में आया? तो फाइनली हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बच्चों हमेशा बैलेंस हो जाता है। आई रिपीट, फाइनली हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ही होगा। तो अगर आपने साल भर के अंदर एक्टिविटीज की हैं, तो इट विल बी प्लेस्ड वेयर चिल्ड्रन? करंट अकाउंट। 2, 4, 5 साल में कोई ट्रांजैक्शन होता है, एक इस साल हो गया, विल बी प्लेस्ड वेयर? कैपिटल अकाउंट। तो व्हाट डिड आई से चिल्ड्रन? अगर सरप्लस हो गया तो आप क्या करेंगे? किसी को लेंड कर देंगे। तो सर ये तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। हाँ बिल्कुल। और अगर ये डेफिसिट हो गया तो भरपाई करने के लिए कहीं से बोरो करेंगे। सर ये भी कैपिटल अकाउंट में आएगा? बिल्कुल आएगा, बट इसको आप एकदम लास्ट में लिखेंगे बच्चों। आई रिपीट, इसको एकदम लास्ट में लिखेंगे। अभी ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, नॉट टू वरी। इतनी कहानी समझ में आ गई बच्चों? तो ये जितना डेटा आपको यहां पे मैंने लिखवाया चिल्ड्रन, इसको हम बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस आइटम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस आइटम। और फाइनल जो आंसर आया, दैट आई सेड सरप्लस, कि हम किसी को लेंड कर देंगे, या शॉर्टेज हुई, डेफिशिएंसी हुई तो किसी से बोरो कर लेंगे। उसको आप एकदम लास्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही लिखते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए। दैट इज नोन एज चिल्ड्रन अकोमोडेटिंग आइटम्स। मैं इसलिए इस पे बहुत एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे गलतफहमी में इसको पढ़ते हैं। दे थिंक कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो आंसर आता है
वो अकोमोडेटिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होगा, हमेशा। अगर कुछ लास्ट में बच गया सरप्लस तो वी लेंड, और कम पड़ गया तो वील बोरो। एंड ऑफ द डे इट विल बैलेंस। गॉट इट क्लियर? पहली बार इंडिया में ये क्वेश्चन IC 2002 के पेपर में पूछा गया था, व्हाट इज मेंट बाय ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। एक बच्चा भी हिंदुस्तान में इसको आंसर नहीं कर पाया था। गॉट इट क्लियर? क्यों? क्योंकि उस समय ये बहुत नया होता था, अब ये पुराना हो चुका है। बट अभी भी अगर बहुत क्लियरली पूछ लिया जाए तो 90% आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। बातें समझ में आ गई बच्चों? होता आंसर है बट लिखा अंदर ही जाता है। समझ गए? आपने साल भर बैंक से ढेर सारे ट्रांजैक्शंस किए, इट इज व्हाट? ऑटोनोमस। 31 मार्च को आपने बैंक से पूछा भाई मेरा बैलेंस कितना है, बैंक कह रहा है 9,800 रुपए है, 200 और डाल दीजिए नहीं तो आपके अकाउंट में चार्जेस लग जाएंगे। तो 200 रुपए जब आप डालने गए, इसलिए गए ताकि आपके चार्जेस ना लगे। अकोमोडेट कर लिया आपने, क्या कर लिया? अकोमोडेट कर लिया। बट रहेगा तो बैंक में ही पैसा ना, रहेगा तो वो भी 9,800 के साथ ही 200। तो अकोमोडेटिंग भी बच्चों रहता अंदर ही है, बट होता एक्चुअली में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का आंसर है। समझ में आ गई इतनी बात? सबने नोट डाउन कर लिया? चलिए अभी इसका और आपको वृद्ध दर्शन देने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो हर कंट्री अपना हिसाब किताब जहां रिकॉर्ड करती है मुझसे क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। वी ऑलरेडी डिड दिस चिल्ड्रन। अब प्रश्न ये उठता है, सर क्यों कंट्रीज आपस में ये हिसाब किताब रखती हैं? कनाडा का बिजनेसमैन इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट भी देख रहा है, पाकिस्तान का भी देख रहा है। दोनों का बैलेंस ऑफ पेमेंट देख के पता लगा कि पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो नेग्लिजिबल है, कैपिटल अकाउंट वाले पार्ट में ढेर सारा लोन बोरो किया हुआ है। मतलब इनके घर का खर्चा भी कमाई से नहीं चलता, भीख मांग के चलता है। क्या वो कैनेडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? नहीं करेगा। इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको नजर आ रहा है कि इनकी बोरोइंग तो है 15,000 करोड़ की, बट 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी है इनका, ये ढेर सारी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन दैट केस उसका ज्यादा फेथ किस इकोनॉमिक सिस्टम पे होगा? इंडिया में। एंड ही वुड लाइक टू इन्वेस्ट वेयर? इन इंडिया। इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ी देर पहले मैंने आपको जवाब दिया था, आरबीआई डॉलर का प्राइस क्यों कम करेगा? ताकि अमेरिकन डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो इंडिया ना आए। क्योंकि अगर ढेर सारे अमेरिकन इंडिया आएंगे, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके खर्च करेंगे, तो हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी सप्लाई। हम उनको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सचेंज वैल्यू कम कर देंगे ताकि कम से कम लोग आए और हमारी मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन ना हो जाए। वो एग्जांपल समझ में आ गया था? सर तो फिजिकल पॉलिसी का क्या काम है? पॉलिसी दैट डील्स विद मनी सप्लाई इज कॉल्ड एज व्हाट? मॉनेटरी। एंड दैट व्हिच डील्स विद टैक्सेशन इज फिजिकल। तो सर फिजिकल पॉलिसी इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे इफेक्ट करेगी? हम चाहते हैं कि हमारे देश में डॉलर आए, लोग यहाँ पे विदेश से आए, प्लांट लगाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। 5 साल का टैक्स हॉलिडे दे दिया हर अमेरिकन इन्वेस्टर को जो इंडिया में बिजनेस करेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट भी बीच बीच में चेक करती रहेगी, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में लग रहा है कि इंपोर्ट की वजह से पैसे ज्यादा जाने हैं, तो हम लोगों को समझाएंगे, हम उनको मोटिवेट करेंगे कि भाई एक्सपोर्टर बनिए ना कि इंपोर्टर, एंड ट्राई टू प्रोड्यूस दोज गुड्स इन इंडिया इटसेल्फ जिनको हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। जैसे अभी वो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका? यस, आईटी मिनिस्टर का नाम याद है? नहीं याद? अरे वैष्णव जी अपने। तो उन्होंने चाइना से आने वाले लैपटॉप्स पे बैन लगा दिया है। अर्लियर कंपनीज यूज्ड टू से कि इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो हम कहां से लैपटॉप असेंबल करेंगे। अब चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हो गया, तो चेक किया गया बैलेंस ऑफ पेमेंट देखकर कि जितना चाइना से इंपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, 65% इंपोर्ट सिर्फ लैपटॉप्स का है। जिससे ज्यादा पैसा कमाया कहां पे जाता है? चाइना में। वो मैन्युफैक्चरर है, 15,000 का लैपटॉप बना के 35,000 में बेचते हैं हमको, और हमारा रिटेलर बेचारा 5% 10% कमाता है। तो इसलिए उन्होंने बैन लगा दिया। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट ही ना होता, हिसाब किताब ही ना होता, देखते ही नहीं, तो क्या बच्चों बैन लगा पाते? बिल्कुल नहीं। समझ में आ गई सारी बातें? चलिए चलते हैं आगे। सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सर मतलब अगर आपने सो कॉल्ड किसी फॉरेन के स्टूडेंट को ऑनलाइन चेस सिखाया
बट पैसे नहीं लिए, सॉरी, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। एंड इट इज द डेटा बिटवीन द रेजिडेंट्स, सिटीजन नहीं है बच्चों, रेजिडेंट और सिटीजन का डिफरेंस बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। हर वो इंसान जो इंडिया में पैदा हुआ या बाहर पैदा हुआ बट उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल और पैटर्नल वो हिंदुस्तान में अनडिवाइडेड में भी अगर पैदा हुए हो तो वो इंडियन सिटीजन होगा। क्या होगा? इंडियन सिटीजन। और सर मान लीजिए बाहर रह रहा है, पैदा भी बाहर हुआ, पीओ बोलेंगे। पीओ क्या बोलेंगे? पीयू नाम रखेंगे। अरे पीयू नहीं, पीओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। रेजिडेंट की बकवास डेफिनेशन हमारे देश के इकोनॉमिक्स की बुक्स में ऑथर्स क्या लिखते हैं? एनी पर्सन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री इज इट्स रेजिडेंट। टोटल बकवास डेफिनेशन है। एग्जाम में एक तो ये लिख के आना ही आना है, एक वो भी लिखना है जो मैंने ज्ञानबाजी की थी आपके साथ। 182 डेज या उससे ज्यादा अगर पिछले साल कोई हिंदुस्तान में रह गया बच्चों, तो आप उसे क्या बोलेंगे? उसे आप रेजिडेंट बोलेंगे। नहीं समझे? क्या कह रहे हैं? हाँ, दूसरा रूल बता रहा हूं। पिछले साल 60 दिन और उसके पिछले साल 365 दिन। मतलब जब आप 11वीं क्लास में थे तो आप 60 दिन इंडिया में रहे हो, और 10th 9th 8th 7th में मिला के 365, तब भी आप क्या माने जाएंगे? रेजिडेंट। फिर इसमें आगे दो कैटेगरीज आती हैं, एक ऑर्डिनरली होता है, एक नॉट ऑर्डिनरली। खैर वो सब टैक्सेशन में पढ़ेंगे, परेशान मत कीजिए। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज हाउ मच चिल्ड्रन? 1 ईयर। खोपड़े में बात गई, सब नोट्स में लिखा हुआ है, टाइम मत वेस्ट करिएगा लिखने का। तो ये बात समझ में आ गई? क्रेडिट साइड डेबिट साइड बता दिया आपको बच्चों। चलिए लेट्स मूव फर्दर चिल्ड्रन। इसको सब लोग झटपट बना लें, मैं भी बना रहा हूं। कुछ में डेटा इसमें इनकम्प्लीट है एंड आई वांट टू राइट दैट, लेट मी राइट दैट। और आप भी झटपट लिखें बच्चों। लेट अस राइट हेयर 500 एंड हेयर राइट 900। झटपट इसको लिख दें चिल्ड्रन, गिविंग अ मिनट्स टाइम। बाय द टाइम पीपल आर डूइंग इट, मैं थोड़ी सी मार्किंग स्टार्ट कर दूं एक्सप्लेनेशन की। Children, 400 crore represents the amount of goods that have been exported and money has come in. 600 crore represents जो आपने goods को import किया and money flows out. Invisibles में दोनों चीजें classified है चिल्ड्रन। 200 करोड़ रुपए उन लोगों ने इंडिया में लाया जो जॉब्स विदेश में करते हैं। 400 करोड़ रुपए उन लोगों ने इंडिया से बाहर ले गए जो हैं तो फॉरेनर्स बट दे आर वर्किंग इन इंडिया। 300 करोड़ की इनकम आपके पापा की है, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने AT&T, जिन्होंने जूम के शेयर्स खरीदे हुए हैं अमेरिका में, तो पैसे वहां से आए हैं। 200 करोड़ रुपए जो बिडेन के जमादार की इनकम है, जिसने रिलायंस के, टाटा के, विप्रो के शेयर्स खरीदे थे, यहां से इनकम गई है। जो बिडेन साहब इंडिया आए और 200 करोड़ रुपए चंदा दे गए। मोदी जी अफ्रीका गए और 300 करोड़ चंदा दे आए। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? चलो पक्का। चलिए इसको मार्क करते हैं बच्चों और फिर आगे चलते हैं। सो चिल्ड्रन, इन दोनों चीजों के कोरिलेशन को हम एक नाम देंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज नोन टू बी बैलेंस ऑफ ट्रेड। आई रिपीट चिल्ड्रन, called as balance of trade, or you can say balance of visible items. Sir, why visible items? Because it can be seen children. समझ गए what is balance of trade and balance of visible items children? बच्चों समझ गए? ध्यान से सुन के बताएंगे लोग मेरे को। 400 करोड़ रुपीस आएगा और 600 करोड़ जाएगा। It's more money going out or more money coming in? More money going out. So it is negative, called as unfavorable or deficit balance of trade. I repeat, deficit balance of trade. तो सिर्फ आप गुड्स की वैल्यू को लेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को चिल्ड्रन, और डिफरेंस निकाल लेंगे। इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिसिट अनफेवरेबल, एक्सपोर्ट ज्यादा है तो सरप्लस या फेवरेबल। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? नोट शीट में लिखा था, जब हम इनफॉर्मली पढ़ रहे थे पिछली बार तो हमने किया भी था इसको। आगे चले बच्चों, चलिए। इनविजिबल आइटम्स चिल्ड्रन, डू लेट मी नो, आपको क्रेडिट साइड पे, दैट इज लेफ्ट साइड पे,
नजर आ रहा है, हाउ मच मनी इज फ्लोइंग इन चिल्ड्रन, आंसर इज 500. हाउ मच इज फ्लोइंग आउट, 600. इट्स प्लस 100 और माइनस 100 चिल्ड्रन, प्लस 100 और माइनस 100, माइनस 100. खोपड़े में बात गई. दिस माइनस 100 will again be called as what children, unfavorable or deficit. इसे बोलेंगे क्या सर, इसे बोलेंगे balance of invisible items. What we'll call this children as balance of invisible items. समझ गए इस बात को, ध्यान से समझिएगा, बिकॉज इस पे न्यूमेरिकल आता है चिल्ड्रन. आपको एक्सपोर्ट की वैल्यू दे देंगे, इंपोर्ट की दे देंगे और कहेंगे कैलकुलेट बैलेंस ऑफ ट्रेड. आपको बता देंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड -200 है, एक्सपोर्ट 400 है, कैलकुलेट इंपोर्ट्स. समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, चंदे की बात कर लेते हैं. डोनेशन में 200 करोड़ आया और 300 करोड़ गया. प्लीज मेरे से क्वेश्चन मत पूछिएगा सर ये पैसा कल को वापस भी देना होगा. चंदे का पैसा है, ये वापस नहीं देना होगा. ये तो वही है सर, भगवान जी को 1100 करोड़ चढ़ाए थे, बोला था आशीर्वाद बनाए रखना 90% आ जाए, परसेंटेज 80 आया, चले गए पुजारी से बोलने 500 रुपये वापस लो. इज दैट क्लियर. चलिए तो बच्चों 200 करोड़ आया और 300 करोड़ गया. व्हाट इज द डिफरेंस साउंडिंग टू बी, व्हाट इज द डिफरेंस साउंडिंग टू बी चिल्ड्रन, 100. इसे बोलेंगे बच्चों बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल्स. और हमारे एग्जाम्पल में ये वैल्यू कितनी थी चिल्ड्रन, -100. तो वी कॉल इट एज अनफेवरेबल और डेफिसिट. खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, समझ में आ गई इतनी बात. चलिए होली हो जाए अब एक बार. व्हाट इज 400 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 200, जिनको मैथ्स आती है वही जवाब दे पाएंगे. इन सबको ऐड कर लीजिए चिल्ड्रन 1100, और इन सबको भी ऐड कर लीजिए राइट साइड पे चिल्ड्रन 1500. तो इनफ्लो 1100 का है बच्चों और आउटफ्लो कितने का है, 1500 का. मोर इज फ्लोइंग आउट और मोर इज फ्लोइंग इन, मोर इज फ्लोइंग आउट. कितना ज्यादा जा रहा है चिल्ड्रन, 400 करोड़. इसे भी सर कुछ बोलेंगे, अरे पैसे ही बोलने के मिलते हैं. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. खोपड़े में बात गई. व्हाट इज बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट चिल्ड्रन, सब समझ गए. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट किसको बोलते हैं चिल्ड्रन, कंफर्म, एनी डाउट्स. चलिए पिक्चर अभी बाकी है. ये जो बैलेंस आपका आ रहा था बच्चों, ये माइनस में आ रहा था कि प्लस में आ रहा था, माइनस. बिकॉज इट इज अ नेगेटिव आंसर, तो आप इसे नाम क्या दे देंगे, डेफिसिट. आई रिपीट चिल्ड्रन, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव आंसर, तो आप इसे नाम क्या देंगे, डेफिसिट. डेफिसिट बोलने में अच्छा नहीं लगता, तो यू कैन कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन, अनफेवरेबल. तो डेफिसिट बोले या अनफेवरेबल बोले, बात एक ही है. यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई. आई होप सो. डजंट साउंड्स टू बी वेरी 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 बोरिंग टाइप्स, पक्का. चलिए तो इस पूरे हिसाब किताब से एक बात क्लियर हो गई, वी आर इंडेटेड टू द अदर कंट्रीज ऑन अकाउंट ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज अप टू द एक्सटेंट ऑफ 400 करोड़. वरोड़ कुछ भी बोल लीजिए, मरोड़ मत दीजिएगा कॉन्सेप्ट को बस. चले आगे. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल तो नहीं आता, बट हरकतें करते हैं लोग. 100 करोड़ का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया और 500 करोड़ का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट गया. 400 करोड़ की एफडीआई आई, 100 करोड़ की एफडीआई गई. भीख मांगी हमने 300 करोड़, कल को लौटानी है. भीख दे दी 500 करोड़, कल को मिलेगी. इसके अलावा भी पैसे चाहिए थे. अमेरिका कह रहा है ले जाओ, इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, ले जाओ पैसा. हमने भी सो कॉल्ड चाइना को बोला ले जाओ, इंटरेस्ट नहीं लेंगे. मीनिंग समझ में आ गया चिल्ड्रन. चलिए थोड़ा सा आपकी नॉलेज अपडेट कर देता हूं चिल्ड्रन. आपने इस शब्द को बहुत बार सो कॉल्ड किसी भी टीचर के मुंह से सुना जरूर होगा चिल्ड्रन, नहीं सुना, FDI सुना है शब्द, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. व्हाट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ये शब्द अब खत्म हो चुका है चिल्ड्रन, बट जब चलता था, आपकी किताबों में तो खैर यही लिखा है आज भी, तो पहले मैं वो समझा दूं, फिर आज क्या चलता है वही बता दूंगा.
अगर आपने पैसे लगाए माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीदने में, एटीएनटी के शेयर्स खरीदने में, जूम के शेयर्स खरीदने में, एरिक्सन के शेयर्स खरीदने में, सोनी कंपनी के शेयर्स खरीदने में, आपको सिर्फ उनकी डिविडेंड इनकम में इंटरेस्ट है, वो क्या धंधा पानी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे भाड़ में, हमसे कोई मतलब नहीं। इस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। जो बिडेन साहब ने, मार्क जकरबर्ग ने, एलन मस्क ने टाटा के शेयर्स खरीदे, रिलायंस के शेयर्स खरीदे, विप्रो के खरीदे, मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, सबके खरीदे, उनका इंटरेस्ट सिर्फ डिविडेंड कमाने में है। धंधा पानी क्या हम कर रहे हैं, भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। किसे क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। बट आपके पापा ने मार्क जकरबर्ग से बात की, क्या बात की, ए जकड़े ध्यान से सुन, मैं 100 करोड़ लगाऊंगा तेरी कंपनी में, बट मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करना पड़ेगा, मेरे को 20% हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, मैं डायरेक्टर का जॉब होल्ड करूंगा वहां पे, और डिसीजन लूंगा तेरी तरह। तेरे को तो नीला रंग ही नजर नहीं आता है, या नीला ही सिर्फ नजर आता है, मेरे को सारे रंग नजर आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ होली होती है। बहुत ही गंदे लेवल का जोक था सर ये, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। तो अब आपके पापा पैसा लगाएंगे और बिजनेस करने में इक्वल या सो कॉल्ड एक प्रोपोर्शनेट राइट रखेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों वेंचर कैपिटल। क्या बोलते हैं, वल्चर मत सोच लीजिएगा, क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल। तो जो चीज बच्चों आपकी बुक में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। जो आपकी बुक में एफडीआई है, एक्चुअली वो एफडीआई नहीं है, एक्चुअली वो वेंचर कैपिटल है। समझ में आ गया। बट मेजॉरिटी बुक्स में आई हैव ऑब्जर्व इट्स प्रिंटेड ऑलवेज एफडीआई। तो एफडीआई के दो वेरिएंट्स होते हैं, पैसा लगाएं और सिर्फ डिविडेंड और इंटरेस्ट में मतलब रखें, बिजनेस डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब ग्रुप ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स जो आपने खरीदे हैं, पैसा लगाएंगे और पूरी नाक गुजरेंगे, इट इज वेंचर कैपिटल। वेंचर का मतलब वर्क, कैपिटल तो आप समझते ही हैं। समझ में आ गया। एज ऑफ टुडे चिल्ड्रन अब ये शब्द बदल चुके हैं। अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो, tradingeconomics.com एक वेबसाइट में 11वीं में आपको दिखाता था, उस पर देख लीजिएगा कि इंडिया का एफडीआई इनफ्लो कब कितना था। तो अब वहां एफडीआई नहीं मिलेगा चिल्ड्रन, अब आपको वहां एफपीआई मिलेगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब सबको एफपीआई ही बोला जाता है, समझ गए। बट आपकी किताबों में स्टिल आई थिंक कि शायद एफडीआई ही लिखा हुआ है। खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना काम कर लिया बच्चों, चलिए। तो ऊपर की जो हमारी हरकतें थी ये वाली चिल्ड्रन, जिसका आंसर हमारा सो कॉल्ड 400 करोड़ माइनस में आया था, ये रोजमर्रा की हरकतें थी और इन्हें कहां लिखते थे हम, करंट अकाउंट में। बैलेंस ऑफ ट्रेड समझ गए सब लोग क्या होता है, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल समझ गए, बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम समझ गए, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल, सबको इकट्ठा कर दिया तो क्या आ गया, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बोका। क्या गया, बोका, BOCA। चलें आगे बच्चों। रोजमर्रा की हरकतें हो गई और ये आ गई कभी कभी वाली हरकतें। मीनिंग्स तो सबको समझ में आ गए बच्चों। चलिए, प्लीज एड अप दिस ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट एंड टेल मी क्या आ रहा है बच्चों। 4 5 10 प्लस 1300 चिल्ड्रन और माइनस कितना आ रहा है 2000। ग्रेट। तो बच्चों अगर आप इन बातों को समझ गए हो तो आप मेरे को एक जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे सर हम आपको, जवाब देना टीचर को अच्छी बात नहीं है, अरे सही जवाब देना अच्छी बात है। चलिए, रेडी चिल्ड्रन, रेडी। चलिए बताइए बच्चों, व्हाट इज प्लस 1300 एंड माइनस 2000 माइनस 700। क्या बोलेंगे इसको, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ का। डील नहीं अटक गई है, याद रखेंगे आप लोग ऐसे। वो मूवी देखी थी करीना कपूर की और अर्जुन कपूर की एन का। करीना कपूर जो होती है वो जॉब करने जाती है, हस्बैंड घर पे रहता है। नहीं देखी थी की एन का, पढ़ाया गया था उन लोग को। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया चलन। 700 करोड़ यहां पे गया और 400 करोड़ यहां गया।
है तो पैसा शगुन का, बट है गया। टोटल कितना हो गया चिल्ड्रन? 1100 करोड़। माइनस में है बच्चों की प्लस में है? एक्सेलेंट जवाब। कहां से इसकी भरपाई करेंगे? चले डकैती डालें अमेरिका के फेडरल रिजर्व में? नो, उनसे हम भीख मांग लेंगे। इसी को बच्चों बोलते हैं व्हाट इज टाइटल्ड एज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। अगर सर मान लीजिए ये 700 प्लस में होता और ये 400 माइनस में, तो आंसर क्या था? 700 प्लस में होता और 400 माइनस में आता, तो आंसर क्या होता? प्लस 300। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल सकते हैं, चुप ना बैठे प्लीज। कितना होता? प्लस 300। तब आपके पास सरप्लस होता, तब आप क्या कर देते? किसी को लेंड कर देते। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो जब आपने बोरो किया कभी कभी, तो ये कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। फाइनल आंसर में अगर बोरो करना पड़ गया, है बच्चों ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट, बट इसके लिए एक अलग सो कॉल्ड कंटेंट डिजाइन किया गया है। सर व्हाट इज दैट कंटेंट? मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। इस पूरे सिस्टम को चिल्ड्रन मैं ब्लू कलर से कवर कर लूं। सबको नजर आ गया है चिल्ड्रन? सबको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है भाई? चल, ये जितना ब्लू शेड आपको नजर आ रहा है, ये है कैपिटल अकाउंट के सो कॉल्ड, करंट अकाउंट के सो कॉल्ड ऑटोनोमस आइटम्स। कौन से? ऑटोनोमस, जो आप इसलिए करते हैं ताकि कुछ प्रॉफिट लॉस हो। और सर इसके अलावा आपको ये एक ब्लैक पोर्शन नजर आ रहा होगा चिल्ड्रन, इसे बोलते हैं अकोमोडेटिंग। क्या बोलते हैं? अकोमोडेटिंग। एंड मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा these items are above the line items and these are below the line items। सर ये लाइन क्या होती है? लाइन कुछ खास नहीं होती है, बस एक मनगढ़ंत लाइन बना दी हमने डिवाइड करने के लिए। समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया? पक्का? तो when we borrow in times of need it is an item of capital account। बट जब पूरा हिसाब किताब करने पे पता लगा कि सरप्लस बच गया, तो किसी को लेंड कर देंगे, यहां पे लिख लेंगे। डेफिसिट हो गया, कवर करने के लिए बोरो कर देंगे, यहां लिख देंगे। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन यही होता है जहां पे हम अपने सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेंड करते हैं और डेफिसिट को कहीं से बोरो करके कवर कर लेते हैं। नहीं समझे अभी भी? समझ गए? तो जितना ये ब्लू नजर आ रहा है, ये कौन सा आइटम है? ऑटोनोमस। और नीचे वाला कौन सा बच्चों? अकोमोडेटिंग। समझ गए इस बात को? झटपट लिख लें बच्चों, झटपट। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलन, तो सबको ये समझ में आ गया कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में वी हैव करंट आइटम्स एंड कैपिटल आइटम्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे भूल जाते हैं, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले थोड़े बेचारे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब उनसे बोला जाता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के आइटम्स में फर्क क्या है, वो बोलते हैं करंट रिसिप्ट्स आर दोज विच आर रेकरिंग इन नेचर, करंट पेमेंट्स आर दोज विच आर रेकरिंग इन नेचर, कैपिटल पेमेंट्स आर दोज विच आर नॉन रेकरिंग, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल पेमेंट्स आर दोज विच आर नॉन रेकरिंग। क्यों? क्योंकि उनको 11 में यही पढ़ाया जाता है। उनको नंबर कितने मिलते हैं? 0। मार्क्स कब मिलेंगे सर हमको? मार्क्स तब मिलेंगे जब आप लिख के आएंगे मनी इज कमिंग इन, मनी इज कमिंग इन, मनी इज गोइंग आउट, मनी इज गोइंग आउट। इतना आपको लिखना पड़ेगा 2 नंबर के आंसर में। 0.5 यहां मिलेगा। When your asset reduces or liability increases, money is going out when you buy an asset or you repay your obligation। तो आपको 3 चीजें लिखनी पड़ेंगी, तब कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट और पेमेंट मार्क्स मिलेंगे। पहली चीज, इट इज फ्लोइंग इन ड्यू टू डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इट इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। समझ में आ गया? सेम इसके लिए वही करना पड़ेगा। अमाउंट रिसीव्ड, I repeat, amount received on account of day-to-day activities which neither reduces your asset nor increases your liability। तो ये शब्द जरूर याद रखने हैं बच्चों, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आप। समझ में आ गई बात? पक्का? तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसके आगे की पढ़ाई अगले लेक्चर में की जाएगी। धन्यवाद।